हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सारे अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। तो गाइज आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, है ना, एक दूसरे से रिलेट करते चलते हैं ये टॉपिक्स। तो जैसे जैसे रिलेशन होगा इनका वैसे वैसे मैं रिलेशन करवाऊँगी इनका, और थोड़ा जैसे आप पढ़ते चलोगे आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से इनका रिलेशन हो रहा है ना। तो हम अभी पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, ठीक है। ये एक क्या है, भूगोल की शाखा है जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए किस शब्द से बना है, पहले तो ये देखते हैं। तो जियो से बना है, मॉर्फो की जगह क्या है, मॉर्फी, और जियोमॉर्फोलॉजी। तो इस लॉजी को तो हम ऐसे लेते नहीं हैं, हम इसको क्या लेते हैं, लोगस लेते हैं। क्या लेते हैं, लोगस लेते हैं। ये तीन टुकड़े बन गए इसके, जियो, ठीक है। जियो से क्या, पृथ्वी, और मॉर्फी से क्या हो जाएगा, इसका रूप, और लोगस से क्या हो जाएगा, उसका वर्णन या अध्ययन। तो पृथ्वी के रूप का वर्णन क्या कहलाता है, वर्णन या अध्ययन ही क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी नॉर्मल बात। अब किसने दिया ये शब्द, किसने इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करी, तो एक नाम आता है विलियम डेविस और एक आता है अल्बर्ट पैंक। विलियम डेविस और अल्बर्ट पैंक, ठीक है। अब कोई तो कहता है विलियम डेविस सही है, कोई कहता है अल्बर्ट पैंक सही है। जब एनसीईआरटी को एग्ज़ाम करवाती हैं तो उसके अंदर आपको सही करना है विलियम डेविस, या तो दोनों नहीं आएंगे तो आपको सही करना है विलियम डेविस। और जो हायर स्टडी है उसके अंदर हम पढ़ते हैं विलियम पैंक को, ठीक है, अल्बर्ट पैंक को, सॉरी, विलियम डेविस, अल्बर्ट पैंक, इन दोनों ने क्या किया, इस आकृति के इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी के जनक माने जाते हैं कौन कौन, विलियम डेविस और अल्बर्ट पैंक। अब बात करते हैं कि भूवैज्ञानिक है क्या। ध्यान से सुनिएगा कि वह शाखा जिसमें स्थलाकृति की उत्पत्ति व उनके विकास का, किसका, रूप का, है ना, स्थलाकृति की उत्पत्ति व विकास का कैसा अध्ययन होगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। कैसा, व्यवहारिक। ध्यान से इसकी परिभाषा पे विचार करिएगा। स्थलाकृतियाँ, ठीक है, स्थलाकृतियों की उत्पत्ति व विकास का सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्या स्टडी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। मतलब एक तो सैद्धांतिक पक्ष हो गया कि भी कैसे ये बनी है, उसको प्रूफ देके इसको बताया गया है कि व्यवहारिक में क्या व्यवहार में आती है। व्यवहारिक पक्षों का जो अध्ययन है वो किस रूप में होना चाहिए, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक। इन पक्षों का जो अध्ययन है वो किस रूप में होना चाहिए, विश्लेषणात्मक और वह विवेचनात्मक, है ना। तो जब आपको टॉपिक पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। तो जियोमॉर्फोलॉजी हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर, इसके आगे
ओशनोलॉजी की भी करेंगे, है ना, क्लाइमेटोलॉजी की भी करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यू अपने टॉपिक चलते जाएंगे। तो आगे देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, ग्लिच तो नहीं कर रहा, सही चल रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फिलोगस, जियो पृथ्वी, मॉर्फी रूप, लोगस वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन, तो पृथ्वी के रूप का वर्णन, ठीक है, पृथ्वी के रूप का वर्णन, या फिर आप यहाँ क्या कह सकते हो, स्थलों का वर्णन, ठीक है, सीधी सी बात है, लोगस डिस्कोर्स। विलियम डेविस, एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो नाम आता है विलियम डेविस, और जो हायर स्टडी में हम पढ़ते हैं, है ना, बुक्स वगैरह, तो उसके अंदर नाम क्या आता है, अल्बर्ट पैंक, ठीक है, क्या नाम आता है, अल्बर्ट पैंक। इनको क्या माना जाता है, इनके जनक माना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है कि वह शाखा, भूगोल की वह शाखा जिसमें स्थलाकृतियों की उत्पत्ति व विकास का सैद्धांतिक और व्यवहारिक, कैसे पक्ष, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, किसका, स्थलाकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनका विकास हुआ, इसके बारे में एक तो प्रूफ देने वाले पक्ष और एक उनका व्यवहार में आने वाले पक्ष, उनका अध्ययन कैसे हो, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक हो, वही क्या होती है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद में एक महोदय थे सैलिसबरी महोदय, इन्होंने जो आकृतियाँ बताई वो 3 थी। पहली इन्होंने कहा प्रथम उच्चावच, ठीक है, क्या, प्रथम श्रेणी के उच्चावच या प्रथम उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। फिर इन्होंने बताए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो पहले तो जैसे कि हमें पता है कि छोटी छोटी बातों, जैसे हम पढ़ते हैं तो भी क्या करते हैं, हमें एक एक चीज़ का मतलब सिखाया जाता है ना, पहले बड़े से फिर उसके अंदर घुसते जाते हैं, है ना, तो उसका पूरा मतलब हमें बताया जाता है। जैसे हमें पहले नहीं पता था कि भूगोल क्या है ना, छोटी क्लासों में हमारे सब्जेक्ट आता था EVS, एनवायरनमेंट स्टडी, तो उसके अंदर ही साइंस आ जाती थी, सब कुछ आ जाता था। फिर साइंस अलग हो गई, SST अलग हो गई, उसके अंदर भी 3 पोर्शन हो गए, है ना, ज्योग्राफी। वैसे ही बात है कि पहले सबसे बड़े, ठीक है, तो इसके अंदर क्या, महाद्वीप व महासागरों का निर्माण, ठीक है, का निर्माण, तो इनकी जो उत्पत्ति है या उत्पत्ति लिख दीजिए। प्रथम श्रेणी में क्या आते हैं, महासागर या महाद्वीप। इसके अंदर होता है अंतर्जात बलों से जो निर्माण होते हैं, अंतर्जात बलों से निर्माण, और यहाँ बहिर्जात बलों से। तो देखिए अंतर्जात बल कैसे, भूकंप, ज्वालामुखी और ये सब, तो उनसे क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे और पठार, मैदान, घाटियाँ, झील, ये सब बनेगी। तो हम लिख देते हैं पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, झीलें आदि। फिर हम बात करते हैं बहिर्जात बलों से क्या क्या बनेंगे, है ना, जो बाहर लगते हैं, पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और इन प्लेट विवर्तन, इन सब के कारण जो परिवर्तन होता है स्थलाकृति पर, ठीक है, तो उससे क्या क्या बनते हैं, पर्वत निर्माण होता है, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं, घाटियाँ बनती हैं, झीलें बनती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जो बाहर की तरफ फोर्सेज लगती हैं, है ना, वो फोर्सेज कौन सी, 2 टाइप की फोर्सेज हैं। हमें पढ़ना है इसके बारे में, आगे देखेंगे इसके बारे में, पूरी डिफाइन से आपको बताया जाएगा इसके बारे में, है ना। तो एक तो क्या होती है एंडोजेनेटिक और एक एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक बहिर्जात बल और एंडोजेनेटिक जो अंदर बल लगते हैं। तो बहिर्जात के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या हो जाएगा उसके अंदर, 1 मिनट गाइस,
जो भी जल, सरिता और सागरीय जल, भूमिगत जल, जो भी कुछ होता है वो फिर किसके अंदर आता है, बहिर्जात। जैसे हिमनद हो गया, हिमनद, जल, सरिता आदि, ठीक है। तो इनके कारण जो भी कुछ होता है वो किसके अंदर आता है, तृतीय श्रेणी के अंदर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। फिर एक स्ट्रोलर महोदय जो इम्पोर्टेंट है ना, उसके अंदर यही बातें बताऊंगी। इसका स्क्रीनशॉट मार लो या फिर लिखना चाहो तो साथ साथ में। अगर गाइज आप लोग लिखते हो ना तो आपका बेस क्लियर होता चलता है ना। लिखते तो माइंड में कुछ नहीं से कुछ अच्छा घुस जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी वीडियोस देखते रहते हैं तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है भी वहाँ सामने क्या चल रहा है ना। तो इस करके हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो तो हम लिखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो माइंड में घुसेगा ही, है ना। तो जो स्ट्रोलर महोदय थे उन्होंने क्या कहा कि स्थलाकृति के आधार पर भू आकृतिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए कि विभिन्न उच्चावचों के अभिलक्षणों का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है। अलग अलग जो उच्चावच हैं इनका अध्ययन क्या है, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी विज्ञान। तो किसके आधार पर बताया, स्थलाकृतियों के आधार पर बताया स्ट्रोलर ने। सीधी सी अगर लिखना चाहो तो लिखो कि स्थलाकृतियों के आधार पर स्ट्रोलर महोदय ने बताया कि जो भू आकृति विज्ञान है वो क्या है, उच्चावचों के अभिलक्षणों का क्रमबद्ध अध्ययन। उच्चावचों के अभिलक्षणों का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है, कैसा है, क्रमबद्ध अध्ययन, जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है। एक डेफिनेशन ये होगी, एक डेफिनेशन ये होगी, और एक अगर शॉर्ट में आपसे कोई पूछे भी व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी तो किससे बनी है ये, जियोमॉर्फी लोगस। जियो पृथ्वी, मॉर्फी रूप, और लोगस वर्णन या अध्ययन। किसने, विलियम डेविस एल्बर्ट बैंक ने दी है और ये बताया है सेलिसबरी महोदय ने। कितने भागों में डिवाइड किया उच्चावचों को, 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, मैं ये रब कर रही हूँ या तो रिवर्स करके देख लेना, वैसे भी चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब 2 सिद्धांत चले, 2 कहावतें, या कहते हैं ना कि 2 बातें चलती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो उस तरीके से मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए। तो 2 धारणाएं, 2 मत प्रचलित हुए। एक तो आकस्मिकतावाद, कैसा, आकस्मिकतावाद, और एक था एकरूपतावाद, एकरूपतावाद। तो ये इम्पोर्टेंट है, नेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये, है ना, बहुत बार। तो आकस्मिकतावाद की बात करें तो इसका संबंध था जॉर्ज कुवियो से। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो स्थलाकृति है, स्थलाकृति यों का निर्माण अचानक हुआ है। निर्माण कैसे हुआ है, अचानक, निर्माण अचानक हुआ। दिया किसने, जॉर्ज कुवियो, जॉर्ज कुवियो। अब जो एकरूपतावाद सिद्धांत है, ठीक है, मैं एक लाइन बोलती हूँ तो उससे जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है वो तो पहचान जाएंगे कि वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है, न आदि का पता है न अंत का भविष्य है। क्या कहते हैं, न आदि का पता है न अंत, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें, न आदि का पता है न अंत का भविष्य है। किसके बारे में बताया इन्होंने, एकरूपतावाद के लिए, ठीक है। और एक लाइन और बताई थी, वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है। ये लाइनें देके आपसे पूछ सकता है कि ये किसके कथन है, ये किसके कथन है। तो किसके हैं, जेम्स हटन के, किसके, जेम्स हटन के। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है।
आकस्मिकतावाद किसने दिया? जॉर्ज कुवियो इसके प्रबल समर्थक थे। एकरूपतावाद की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? जेम्स हटन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर बात करें कि जेम्स हटन ने कब दिया, तो उसका जो डेट थी वो तो आती है 1726 से लेकर 1797 तक। ठीक है, और ये था किसके अंदर? प्रथम सदी से 14वीं सदी के अंदर क्या हुआ? ये मौन रूप धारण हुआ। उसके बाद में अंध युग आ गया। ठीक है, इसी को अंध युग बोला। फिर 18वीं सदी में, कौन सी सदी में? 18वीं सदी में ये आए। ठीक है, मत आकस्मिकतावाद और एकरूपतावाद। एकरूपतावाद में दो चीज़ें याद रखिएगा। समर्थक कौन थे? जेम्स हटन। और इसमें क्या था? स्थलाकृतियों का निर्माण क्रमिक रूप में हुआ है। स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ? क्रमिक रूप में हुआ। किसका निर्माण? स्थलाकृतियों का। आकस्मिकतावाद में अचानक हुआ है और इसमें क्रमिक रूप में हुआ है कि वर्तमान होगा तभी भूत, जो भूत है उसकी कुंजी है। जो वर्तमान है ना, आज हमें पता है, हम लोग अपनी डायरीज वगैरह लिखते हैं, तो क्या पता कब हमारा अंत हो जाए, तो वो तो सेफ ही रहेगी, है ना। तो उससे ही क्या पता चलेगा कि पहले क्या होता था, है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ था। जो भी लिपियाँ वगैरह लिखी रहती है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जो हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हमें मिलते हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि पहले क्या था। तो वर्तमान में मिलेंगे तभी तो हमें पहले का पता चलेगा। न आदि का पता है, न अंत का भविष्य है। हमें शुभारंभ का भी नहीं पता कब होगा, है ना, और भविष्य का तो न अंत का, भविष्य की कब अंत होगा नहीं पता चलता। धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती जाती हैं, है ना। तो क्या? क्रमिक रूप, धीरे धीरे क्रम से चीज़ें खत्म होती जाती है, क्रम से चीज़ें बनती जाती है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। प्रचलित मत थे किसके बारे में? स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति। तो अब पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे, फिर उसके अंदर महासागरों और इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। थोड़ा वीडियो ना स्पीड करके देखोगे ना तो टाइम भी थोड़ा कम लगेगा और अच्छे से देख भी पाओगे। तो क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति, या कह दो सौरमंडल की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति। अब देखिए इसके अंदर क्या था? पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति, एक दो नाम आते हैं। एक आता है यूनिवर्स और एक होता है कॉस्मस। क्या? ब्रह्मांड और खगोल, कॉस्मोस। ठीक है, और ये क्या हो गया? यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है? खगोल क्या है? तो जितने भी जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन है, जितने भी आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या है? ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड है। ध्यान से देखिएगा, इनका डिफरेंस पता चल रहा है। जो आकाश में या यूनिवर्स में हम कहें कि जितने भी पिंड हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। फिर जितने भी आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के प्राकृतिक और अप्राकृतिक भागों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसकी स्टडी, मतलब प्रभावित करना, प्रभावित कर रहे हैं उसकी स्टडी, प्रभावित करने की स्टडी, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक पदार्थ हो चाहे वो अप्राकृतिक पदार्थ हो, प्राकृतिक पदार्थ हो, और उनको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करेंगे। ठीक है, कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं
उनका पृथ्वी के समस्त अप्राकृतिक या प्राकृतिक पदार्थों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की जो स्टडी है वही क्या होती है, खगोल के अंतर्गत आती है, ठीक है, कॉस्मोस में आती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले किसने दिया, एक रोमन दार्शनिक थे सिसरो, ठीक है, सिसरो ने इसके बारे में ये शब्द अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसने, सिसरो ने। अगर खगोल की बात करें तो वो कौन थे, क्रिश्चियन वॉल्फ, क्रिश्चियन वॉल्फ। तो क्वेश्चन बन सकता है क्रिश्चियन वॉल्फ संबंधित थे कॉस्मोस या ब्रह्मांड। पहले तो दोनों का अंतर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, थोड़ा नहीं, काफ़ी टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, राइटिंग समझ में आ रही है। तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन ब्रह्मांड में आता है, ठीक है। ब्रह्मांड के अंतर्गत स्टडी किसकी होती है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समस्त आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। खगोल के अंदर किसकी स्टडी होती है, खगोलीय विज्ञान के अंदर किसकी स्टडी होती है, तो प्रभावित करने वाले पदार्थ, ठीक है। क्या किस जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो पृथ्वी के लिख दीजिए आगे, पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं उसको प्राकृतिक चाहे वो अप्राकृतिक हो, ठीक है, उन सबको प्रभावित करेगी। पृथ्वी के प्राकृतिक और अप्राकृतिक पदार्थों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, हमारा खगोल कहलाता है, ठीक है, कॉस्मोस कहलाता है। खगोलीय स्टडी होती है, वो खगोलीय विज्ञान होता है, ठीक है। अब ब्रह्मांड में क्या हुआ, अध्ययन करने के लिए प्रारंभिक काल से दो अवधारणाएं चली आ रही है, ठीक है। किसके अध्ययन में, इसके अध्ययन में दो अवधारणाएं चली आ रही हैं, ठीक है। एक तो क्या है, भूकेंद्रीय, ठीक है, भूकेंद्रीय, और दूसरी सौर केंद्रीय, भूकेंद्रीय और दूसरी क्या है, सौर केंद्रीय, सौर केंद्रीय। तो इसके अंदर तो क्या कह दिया था, भूकेंद्रीय मतलब पृथ्वी क्या है, केंद्र में है, ठीक है, और तारे क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी क्या है, केंद्र में, और जो स्टार है वो क्या कर रहे हैं, राउंड निकाल रहे हैं, चक्कर निकाल रहे हैं। उसमें क्या है, सन क्या है, केंद्र में, और जितने भी स्टार्स वगैरह वो क्या है, इसके चक्कर निकाल रहे हैं। तो हमारे ज़्यादा मान्यता किसकी है, सौर केंद्रीय या सौर केंद्रित अवधारणा, ठीक है। दो अवधारणाएं चली थी, अवधारणा किसकी है, ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड के अध्ययन की जितनी भी अवधारणाएं हैं वो कितनी है, दो, भूकेंद्रीय और सौर केंद्रीय। तो भूकेंद्रीय में कहता है भूमि, अर्थ क्या है सेंटर में, और स्टार क्या है उसके चक्कर निकाल रहे हैं। सौर क्या है, सूर्य सेंटर में, और तारे क्या है उसके चक्कर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बात करें तो इसके समर्थक कौन थे, प्राचीन भारत व यूनानी, ठीक है। इसके समर्थक कौन थे, प्राचीन भारतीय और यूनानी, प्राचीन भारतीय व यूनानी। अब दो नाम तो सबने सुने होंगे, कौन से, केपलर और निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। क्या वो रब कर देते ना, हम अभी स्टडी इसके बारे में करेंगे, तो देखते हैं आगे। कोपरनिकस और केपलर, इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक किसका, खगोलीय विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक खगोलीय विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या किया था इन्होंने, सिद्ध करा सबसे पहले, कब, 15वीं सदी में, 15वीं सदी में इन्होंने सिद्ध कर दिया, तो इनको उपाधि मिली आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक, आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक। और इन्होंने क्या किया, गति के नियम बता दिए, गति के नियम। तो इन्हें क्या कहा फिर,
खगोलीय विज्ञान की उपाधि मिली। खगोलीय वैज्ञानिक की उपाधि मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, गति के नियम दिए जिस कारण किसके गति के, ग्रहों की गति के। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम दिए और इन्होंने ये सिद्ध किया कि ब्रह्मांड में कैसे क्या हो रहा है खगोलीय विज्ञान में। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के बाद इनको क्या मिली उपाधि, आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक की उपाधि इनको मिली। और खगोलीय वैज्ञानिक की उपाधि किसको मिली, केपलर को। इन्होंने क्या बताया, ग्रहों की गति के नियम बताए इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद में एक नाम आता है कि भाई आधुनिक ये है तो प्राचीन काल के भी कौन थे, है ना, किसके, खगोल विज्ञान के जनक। तो प्राचीन जनक कौन थे खगोल विज्ञान के, एक फादर थे कार्टोग्राफी के। ठीक है, किसके, फादर ऑफ कार्टोग्राफी, कौन, एनेक्सिमैंडर, जो सबसे पहले मैप बनाया था ना, मैप बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कार्टोग्राफी। ठीक है, मानचित्र विज्ञान इन्होंने बनाया था। तो मानचित्र विज्ञान के जो फादर हैं वो किसको बोले जाते हैं, एनेक्सिमैंडर को बोला जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर आगे चलिए, आगे बात करते हैं। तो कोपरनिकस कौन थे, आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक कौन, कोपरनिकस। केपलर कौन, ग्रहों की गति के नियम दिए तो उन्हें खगोलीय वैज्ञानिक की उपाधि मिली। एनेक्सिमैंडर प्राचीन खगोल विज्ञान के जनक थे। और कौन थे, फादर ऑफ कार्टोलॉजी कौन, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना। आगे इस टॉपिक से तो नहीं, लेकिन आगे पूछा जा सकता है ये। तो एनेक्सिमैंडर फादर ऑफ कार्टोग्राफी थे। इन्होंने क्या किया था, मैप बनाया था सबसे पहले। अब हम जितने भी मेजर नियम हैं किसके, पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति के जितने भी नियम है, उसमें क्या बताया, किसी ने कह दिया कि भाई एक तारा था, उससे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसके अंदर गति हुई, उसके अंदर हल्के पदार्थ थे। तो ऐसे करके सब लोगों ने अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन की दो अवधारणाएं थी, एक ने कहा भूकेंद्रीय और एक ने कहा सौर केंद्रीय। इसके बाद में भी जो पृथ्वी की उत्पत्ति थी ना, उसके बारे में एक तो क्लासिकल टाइप की, क्लासिकल मत थे। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे हम बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि अपने मतलब मानना, जैसे पीछे की जो बातें थी, प्राचीन जो मत थे जो सुनते आए वही आगे सुना दिया, है ना। उस टाइप की दर्शन शास्त्र जिसको बोल सकते हैं, उस टाइप के थोड़े से थे, वो थ्योरीज थी ये। ठीक है, जैसा सुना वैसा बता दिया आगे की। ठीक है, एक मुझे डिफरेंस बताइएगा संकल्पना और सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको संकल्पना और सिद्धांत, डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, हाइपोथेसिस और थ्योरीज। ठीक है, और थ्योरीज, इसके डिफरेंस बताइएगा मुझे दोनों में, डिफरेंस। ठीक है, किसमें, हाइपोथेसिस और थ्योरीज में, कि भाई हाइपोथेसिस क्या होती है और थ्योरीज क्या होती है। तो हम अब भी बात करते हैं पृथ्वी के ओरिजिन की। ब्रह्मांड के अध्ययन की अवधारणा दो प्रकार की थी, भूकेंद्रीय और सौर केंद्रीय। भूकेंद्रीय में बताया कि अर्थ केंद्र में थी और जो स्टार थे उसके रनिंग कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। सौर केंद्र में था और स्टार इसके चक्कर लगा रहे थे। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा गया क्योंकि 15वीं सदी में इन्होंने इसके बारे में जो सिद्धीकरण दिया है, सिद्धांत दिया, उसके आधार पर इनको आधुनिक जनक माना गया है खगोल विज्ञान का। केपलर ने ग्रहों की गति के जो नियम दिए थे उसके आधार पर इसको किसकी उपाधि मिली, खगोलीय वैज्ञानिक की उपाधि मिली। एनेक्सिमैंडर जो थे, इन्होंने क्या मैप सबसे पहले बनाया था, तो इन्हें फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी कहते हैं। और क्या है, ये प्राचीन जनक माने जाते हैं, किसके, खगोलीय विज्ञान के क्या माने जाते हैं, प्राचीन जनक। अब हम आगे देखते हैं, ये आपको बताना है मुझे, आप बताओगे मुझे कमेंट्स में।
बताओगे तो बता दोगे, वरना नहीं बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी, है ना, नॉट अ बिग डील। चलो अभी बता देती हूँ, क्लियर करते हैं। देखिए संकल्पना होती है कि सोच लिया और बता दिया, क्या सोचा और बता दिया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो सोचा उसके बारे में प्रूफ दिया जाता है, ठीक है। प्रूफ के बाद कहा जाता है सिद्ध किया जाता है ना। मैथ में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो जानते होंगे कि सिद्ध किया, है ना, इति सिद्धम लाइक दैट। तो ये क्या था, प्रूफ करने के बाद, और वो क्या है, सोचा और वैसे के वैसे क्या कर दिया, बता दिया। अब हम चलते हैं जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनकी तरफ। क्लासिकल थ्योरीज में तो क्या थे, प्राचीन मत, क्या थे, प्राचीन मत, अलग से लिख लेते हैं। क्लासिकल थ्योरीज प्राचीन मत थे और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज की। मॉडर्न थ्योरीज, तो इसके अंदर तो प्राचीन मत थे, जिसका मतलब हिस्ट्री जो पढ़ोगे आप उसके अंदर यूज़ होगा, है ना, उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज में, अद्वैतवाद और द्वैतवाद, ठीक है। क्या, अद्वैतवाद और द्वैतवाद, मतलब दो तारक थ्योरीज, और इसमें एक तारकवाद, एक तारकवाद थ्योरीज। इसमें जो थ्योरीज आएंगी वो क्या है कि एक ही तारे से क्या पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्या एक ही तारे से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज है, आपको सिर्फ इसके अंदर इतना ही देखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पूछा जाएगा वो बिग बैंग के बारे में पूछा जाएगा। जो जो मैं बता रही हूँ आप उतने में ही चलना। गैसीय संकल्पना एक, और दूसरी थी निहारिका, निहारिका संकल्पना, दोनों एक जैसी सी थी, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं। और तीसरी है बिग बैंग, बिग बैंग, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिग बैंग का सिद्धांत जो बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी जो बोलते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत कह दो। किसने दी, 1755 में लाप्लास ने दी, लाप्लास ने दी। फिर क्या हुआ कि इसके थ्योरी में ना कमी मिली, तो नेक्स्ट किसने, इवेंचुअल कांट ने दी थी। 1755 में इवेंचुअल कांट ने दी, ठीक है। तो जब कांट ने इसके बारे में बताया तो उसके बाद में लाप्लास ने कहा कि गलतियां भाई, है ना। तो 1796 में लाप्लास ने थ्योरी दे दी। थ्योरी में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, है ना, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। अभी बस इतना ही देखिए। गैसीय संकल्पना 1755 कांट, इवेंचुअल कांट, और निहारिका 1796 में लाप्लास ने दी। इसके बाद में 5 थ्योरीज आती हैं जो क्या है, वो कहती हैं कि द्वैतवाद, मतलब 2 या 3 या 2 से ज़्यादा तारों से क्या हुआ है, अर्थ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, अर्थ का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। तो उसमें क्या था, इसमें क्या था, गैसीय संकल्पना, मतलब एक निहारिका ली थी, ठीक है। उससे ही इसने बताया कि जो 9 छल्ले निकले हैं वो इसी निहारिका से निकले थे। और लाप्लास ने कहा 9 छल्ले एक ही निहारिका से निकले। इसने कहा एक छल्ला निकला, उस छल्ले से अलग अलग निर्माण हुए हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले उनके बारे में देख लेते हैं। ग्रहाणु संकल्पना थी एक, तो क्या थी, ग्रहाणु संकल्पना, चैम्बरलिन और मॉल्टन की मानी जाती है ग्रहाणु संकल्पना। इतना लिख लीजिए पहले। बिग बैंग के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे हम अभी, ठीक है। तो हम देखते हैं द्वैतवाद में क्या क्या थी। एक तो थी ग्रहाणु संकल्पना, फिर ज्वारीय संकल्पना, ठीक है। 1 नंबर पे लिखते हैं, 1 मिनट गाइस।